Question number 1 here is a long answer question. During a difficult childbirth, a baby's head was delivered first, but his rest of the body was stuck in the birth canal. The baby had to be pulled out by his head, which was done with great difficulty. Next day, the doctor noticed that the infant's right arm was adducted and internally rotated, whereas his right forearm was extended and pronated. On further examination, it was found that there was a sensory loss on the lateral aspect of the right upper limb too. So this is a case of Erb's paralysis, and the probable site of lesion is the upper trunk of brachial plexus, and the deformity will be Porter's tip hand or waiter's tip hand or the policeman tip deformity. In this video, I'm going to talk about question number 1, part 2. Name the affected muscles on the basis of deformities of the right upper limb noted by the doctor. तो इसमें लिखा हुआ है, तुमको उसी हिसाब से बता देना है. जैसे कि इन्फेंट्स राइट आर्म वॉज अडक्टेड. अडक्टेड का मतलब हो गया अबडक्टर्स उसके वीक हो गए. तो सुप्रास्पाइनेटस, डेल्टोइड, सिराटस एंटीरियर, ये मसल्स पैरालाइज्ड हो जाएंगी. अब जरा सोचो इनकी नर्व सप्लाई क्या है. C5 C6 ही है. Axillary nerve is from C5 C6 segments of the spinal cord. इसी तरह से सुप्रास्पाइनेटस की बात करें तो सुप्रास्पाइनेटस में भी C5 C6 होता है. सुप्रास्कैपुलर नर्व से नर्व सप्लाई होती है. सिराटस एंटीरियर की बात करें तो लॉन्ग थोरैसिक नर्व ऑफ बेल होती है, वो भी C5 C6 से बनती है. हालांकि सिराटस एंटीरियर की नर्व सप्लाई नहीं जाएगी क्योंकि इट इज अराइजिंग फ्रॉम द रूट्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, और ये इंजरी होती है उसके डिस्टल, दैट मीन्स इन द अपर ट्रंक. वैसे भी सिराटस एंटीरियर इज इन्वॉल्व इन ओवरहेड अबडक्शन ऑफ द आर्म. तो इस वजह से क्या है, जब अबडक्शन नहीं हो पा रहा है तो आर्म विल स्टे इन एन अडक्टेड पोजीशन, क्योंकि अडक्शन कराने के लिए उसके पास लैटिसिमस डॉर्साई है. पेक्टोरलिस मेजर भी एडक्शन कॉज करा के रखे हुए, क्योंकि पेक्टोरलिस मेजर इज बाय बोथ मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स, और मीडियल पेक्टोरल नर्व इज अ ब्रांच फ्रॉम द मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस यानी C81. तो इसका मतलब है C81 के इंटैक्ट होने की वजह से पेक्टोरलिस मेजर मेनली विल कॉज अडक्शन ऑफ द आर्म, और लैटिस्मस डॉर्साई भी अडक्शन कॉज कराती है, साथ साथ इंटरनल रोटेशन भी कराती है. और लैटिस्मस डॉर्साई की नर्व सप्लाई है मिडिल 3 नर्व रूट्स C6, 7 एंड 8, दैट इज थ्रू द थोरैकोडोर्सल नर्व. अब एक और मसल होती है, याद करो, लेडी बिटवीन टू मेजर्स, जिसमें 2 मसल्स मैं करा चुका हूं, लेटिस्मस डॉर्साई एंड पेक्टोरलिस मेजर. तो अब रह जाती है टेरिस मेजर. ये भी अडक्शन एंड मीडियल रोटेशन कॉज कराती है, बट टेरिस मेजर की नर्व सप्लाई है बाय लोअर सबस्कैपुलर नर्व जो कि C5 C6 ही है. तो इसलिए टेरिस मेजर का एक्शन एफर्टलेस रहेगा. सिमिलरली एक और मसल है सबस्कैपुलरिस जो कि लेसर ट्यूबरकल पे अटैच्ड है, और सबस्कैपुलरिस भी मीडियल रोटेटर है, बट स्टिल सबस्कैपुलरिस की जो नर्व सप्लाई है अपर सबस्कैपुलर लोअर सबस्कैपुलर दैट आल्सो इज C5 C6. तो इसलिए सबस्कैपुलरिस का एक्शन भी नलिफाई हो जाएगा. 2 और मसल्स होती हैं रोटेटर कफ में, दैट इज infraspinatus and teres minor. Both of them you know are the lateral rotators of the shoulder joint, और इन दोनों की नर्व सप्लाई भी C5 C6 कंपोनेंट से है. infraspinatus की सुप्रास्कैपुलर नर्व से और टेरिस माइनर की एक्सिलरी नर्व से. दोनों में C5 C6 कंपोनेंट है. सो दैट मीन्स लेटरल रोटेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट भी नहीं हो पाएगा. सिमिलरली बाइसेप्स ब्रेकियाई, कोरैकोब्रेकियालिस, इनका भी बहुत प्रोमिनेंट एक्शन नहीं बचेगा क्योंकि इनकी भी नर्व सप्लाई मस्कुलोक्यूटेनियस से है, एंड मस्कुलोक्यूटेनियस इज अगेन 5 6 7. लेकिन स्टिल रिमेंबर दैट पेक्टोरलिस मेजर का बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एक्शन होता है. ठीक. सो बिकॉज ऑफ पेक्टोरलिस मेजर एंड ऑल्सो बाय लैटिसिमस डॉर्साई द आर्म विल बी अडक्टेड एंड इंटरनली रोटेटेड. Whereas his right forearm was extended and pronated. एक्सटेंडेड है इसका मतलब फ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है, यानी बाइसेप्स ब्रेकियाई ब्रेकियालिस इन मसल्स की नर्व सप्लाई डैमेज है, यानी कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व अगेन इज बाय C5 C6 C7. तो C5 C6 कंपोनेंट तो अपर ट्रंक से आ रहा था. इसका मतलब है कि बाइसेप्स ब्रेकियाई ब्रेकियालिस और कोरैकोब्रेकियालिस इन सब में भी नर्व इंपल्स नहीं पहुंचेगा प्रॉपरली, एंड
दैट्स वाई फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा तो फिर फोर आर्म विल स्टे इन एन एक्सटेंडेड पोजिशन। और इस एक्सटेंडेड पोजीशन ऑफ फोरआर्म में ग्रेविटी का भी रोल रहेगा। बात आ रही है प्रोनेटेड की। तो हाथ जब प्रोनेटेड है इसका मतलब है कि सुपिनेटर्स पैरालाइज्ड हैं। अब सुपिनेटर्स क्या होते हैं? वन इज द सुपिनेटर मसल इटसेल्फ एंड द अदर इज बाइसेप्स ब्रेकियाई। सो बाइसेप्स ब्रेकियाई इज द चीफ सुपिनेटर ऑफ फोरआर्म इन अ फ्लेक्स्ड एल्बो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और पहले ही बता चुके हैं बाइसेप्स ब्रेकियाई पैरालाइज हो चुकी है C5 C6 मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की वजह से। बाकी बात आती है तो सुपिनेटर मसल। सुपिनेटर मसल इज अ चीफ सुपिनेटर ऑफ द फोरआर्म इन एन एक्सटेंडेड एल्बो। रेडियल नर्व से सप्लाई होती है सुपिनेटर को, बट रिमेंबर रेडियल नर्व के रूट नंबर्स क्या हैं? C5 C6 C7 C8 T1 and its branches give out nerve supply according to the myotomal spread or the dermatomal spread। तो उस वजह से रेडियल नर्व से सुपिनेटर को C5 C6 नर्व फाइबर्स पहुंचते। सो सुपिनेटर एंड बाइसेप्स बोथ आर पैरालाइज्ड। सो उसकी वजह से क्या होगा? द फोर आर्म विल स्टे इन अ प्रोनेटेड पोजिशन। और इसका एक कारण ये भी है कि प्रोनेटर टेरिस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस की बात करें तो प्रोनेटर टेरिस की नर्व सप्लाई मीडियन नर्व से है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस की नर्व सप्लाई एंटीरियर इंटरोशियस नर्व ऑफ फोरआर्म से है। अब बात करें मीडियन नर्व, तो मीडियन नर्व इज C5 C6 C7 फ्रॉम द लेटरल कॉर्ड and C8 T1 from the medial cord through the lateral and medial root of the median nerve. So remember that median nerve supplies the muscles of the front of forearm through its lateral root fibers, means C5 C6 C7 components from the median nerve, they will supply the muscles of the front of forearm. While median nerve supplies The five intrinsic muscles of the palm through its C8T1 component or C780T1 component, that is through the medial root of median nerve. इसी वजह से क्लम्कीज पैरालिसिस में कंप्लीट क्लॉ हैंड हो जाता है। तो चूंकि प्रोनेटर क्वाड्रेटस काफी डिस्टली है फोरआर्म में, तो वहां C5 C6 कंपोनेंट नहीं बल्कि C7 कंपोनेंट पहुंच रहा है मीडियन नर्व से। तो इसलिए दोनों सुपिनेटर्स जो हैं वो पैरालाइज हो गई। तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस विल टेक ओवर, मे नॉट बी प्रोनेटर टेरिस दैट मच बिकॉज प्रोनेटर टेरिस इज मच मोर प्रॉक्सिमल, लेकिन प्रोनेटर क्वाड्रेटस तो पैरालाइज नहीं होगी। तो उसके एक्शन की वजह से फोरआर्म विल कम इन अ प्रोनेटेड पोजीशन। अब एक बात और बता दें, ये जो पोर्टर्स टिप डिफॉर्मिटी है उसमें फ्लेक्शन एट द रिस्ट होना जरूरी है, तभी तो वो पोर्टर्स टिप हैंड बनेगा। और ये पॉइंट इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो अपने आंसर में तुम लिख सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि लॉन्ग फ्लेक्सर्स ऑफ द रिस्ट तो पैरालाइज हैं, लेकिन फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस and the medial two tendons of flexor digitorum profundus, they are supplied by ulnar nerve, और ulnar nerve का रूट नंबर क्या है? C780T1, right? So these tendons will stay functioning or will take over because of the paralysis of the rest of the muscles. So that's why the exact deformity is that the arm is adducted and medially rotated, the forearm is extended and pronated, and there is slight flexion at the wrist. इसके साथ साथ कुछ सेंसरी एंड ट्रॉफिक चेंजेस भी होंगे, बिकॉज यू नो दीज नर्व्स दे कैरी सेंसरी फाइबर्स एज वेल एज ऑटोनॉमिक फाइबर्स. So in the distribution of C5 and C6 dermatome, there will be sensory loss, and because sympathetic fibers, you know, they do this action of pseudomotor, vasomotor, pilomotor on the skin, means there will be scaling and drying of the skin. There will be loss of goosebumps formation in that portion of the skin, as well as because of constriction of blood vessels supplying the dormant and inactive muscles, as well as because of disuse atrophy, means the muscles being paralyzed, they will not be into action for a long time, so they will undergo atrophy, and that's why you might find there will be limb shortening on the affected side of the upper limb. एक सिंड्रोम होता है हॉर्नर सिंड्रोम, जो कि T1 नर्व रूट के लेजन से होता है. सो हॉर्नर सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद क्लम्केज पैरालिसिस, रिमेंबर दिस.
और हॉर्नर सिंड्रोम पे मैं अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, सो डोंट वरी। इसे कहते हैं पोर्टर्स टिप हैंड डिफॉर्मिटी और वेटर्स टिप हैंड और पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी।